लूसेंट सामान्य ज्ञान की इस सीरीज में आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान का, जिसका पहला टॉपिक है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट अर्थात अधिनियम पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियां बनी। जिसमें पहला अधिनियम है 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है क्योंकि ये पहला है, ठीक है, मतलब कि ये पहला प्रयास है भारत में संविधान लागू करने का, मतलब संविधान के विकास का पहला कदम है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहली विशेषता है, इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया तथा मुंबई एवं मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन किया गया। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। तो 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे तथा अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो अधिनियम है वो 1773 का है, लेकिन स्थापना कब की गई है? 1774 में। तो इसमें एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे तथा अन्य 3 चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड थे। चौथा पॉइंट है, इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। पांचवा पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया, ठीक है। तो ये था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। अब देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थीं, जिन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में लाया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा इनके लिए विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया, ठीक है। तो अब कलकत्ता की जो सरकार है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बना सकती है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। सबसे पहला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कि व्यापारिक मामलों के लिए है, जबकि दूसरा है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि राजनीतिक मामलों के लिए है। अब है 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। तो इसमें महत्वपूर्ण ये है, 1793 से क्या हुआ कि जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा जो अधिनियम पारित किए गए उन्हें चार्टर एक्ट कहा गया, ठीक है। तो ये 1793 का जो अधिनियम है वो चार्टर अधिनियम है। इसके बाद हर 20 वर्षों में कुछ कुछ चार्टर अधिनियम आते गए। तो जो 1793 का चार्टर अधिनियम है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। तो लूटने की प्रथा यहाँ से शुरू हो गई। 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
दूसरा है कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। ठीक है। तीसरा पॉइंट है कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। ठीक है। तो हमने पहले ही बात कर ली है कि जो कंपनी का एकाधिकार था भारत के साथ व्यापार करने का, उसे समाप्त कर दिया था। तो उसका मतलब यही निकला कि जो ब्रिटिश नागरिक हैं वो भारत में आकर व्यापार खोल सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है 1813 के चार्टर अधिनियम का, कि 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की परमिशन नहीं थी, परंतु 1813 का जो अधिनियम है उसके द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत आने की सुविधा मिल गई। मतलब कि आप परमिशन ले लो पहले, उसके बाद भारत आ सकते हो। फिर है 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो सारे इसके पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके द्वारा पहला पॉइंट है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। ठीक है। तो कंपनी का क्या काम था? ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना। और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर कौन थे उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल बने? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ठीक है। तो अगला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है बंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पांचवा पॉइंट है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। ठीक है। मतलब कि अब इससे पहले 3 सदस्य होते थे, लेकिन अब क्या होगा? चौथा सदस्य आएगा इस परिषद में जो कि विधि सदस्य होगा। छठवां पॉइंट है भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 ईस्वी में उसका उन्मूलन कर दिया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया और 1843 ईस्वी में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। फिर सातवां पॉइंट है अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर अयोग्य ना ठहराए जाने का उपबंध किया गया। आठवां पॉइंट है गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार एक ही बजट तैयार होगा पूरे देश के लिए। नवा पॉइंट है भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और इसके लिए 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग स्थापित किया गया। ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1833 के अधिनियम में क्या हुआ था? विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई और पहला विधि आयोग जो बना 1834 में बना, जिसकी अध्यक्षता किसने की? लॉर्ड मैकाले ने। अब है 1853 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान परिषद कहा गया। ठीक है। तो ये 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वो लॉर्ड डलहौजी के समय पर आया था। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये अभी तक के सारे अधिनियमों में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, जिसे एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी कहा जाता है। इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तीसरा है 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि एक भारत परिषद का सृजन हुआ जिसमें कितने सदस्य थे? 15 सदस्य थे।
ठीक है, तो 8 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 जो सदस्य थे वो कंपनी के निदेशक मंडल, निदेशक मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, तो 8 कौन के द्वारा? ब्रिटिश सरकार, और 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल द्वारा। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। छठवां पॉइंट है, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद है सातवां, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव अर्थात सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, स्टेट फॉर इंडिया, तो भारत के राज्य सचिव की स्थापना की गई, नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, मतलब कि कार्य वो करेगा कहाँ पर? भारत में, लेकिन उत्तरदायी होगा किसके प्रति? ब्रिटिश संसद के प्रति। और भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, मतलब कि भारत में जो भी प्रशासन होगा जितना भी, उसका पूरा कंट्रोल भारत का राज्य सचिव करेगा। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे के विषय में। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय नियुक्त हुए। ठीक है, तो भारत के प्रथम वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। अब है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, अब से जो अधिनियम आएंगे उनमें कुछ कुछ भारत परिषद अधिनियम भी होंगे। इस अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। विभागीय मतलब कि पोर्टफोलियो। ठीक है, तो पहली बार पोर्टफोलियो कब हुआ? 1861 में। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ लॉर्ड कैनिंग द्वारा। तीसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश का मतलब होता है एक प्रकार का कानून। ठीक है, जैसे कि अधिनियम संसद बनाती है, तो गवर्नर जनरल को वैसा ही एक कानून मतलब कि एक आदेश जारी कर सकता है जो कि अधिनियम जैसा ही होता है, लेकिन वो कम समय के लिए होता है। अब ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की होती थी, मतलब कि ये टेम्परेरी होता है अध्यादेश। चौथा पॉइंट है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण पॉइंट है, गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, इन 3 जगहों पर विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई है। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि वायसराय जो है वो भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी, मतलब कि जो सरकारी नहीं है, सरकारी नहीं माने जाएंगे, उनको सदस्यों के रूप में नामांकित मतलब नॉमिनेट कर सकता था। अब एक महत्वपूर्ण नोट है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा और पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इन तीनों को विधान परिषद में मनोनीत किया था। कब किया था? 1862 में। ठीक है, तो 1861 का अधिनियम है, लेकिन मनोनीत कब किया था? 1862 में। फिर है 1873 ईस्वी का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा यह उपबंध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। ठीक है, मतलब मोटा मोटी बात समझें तो ईस्ट इंडिया कंपनी अब कुछ भी नहीं बची है, इसको कभी भी भंग कर सकते हैं। 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, मतलब कि ऑफिशियली अब इसको डिसॉल्व कर दिया गया। अगला अधिनियम है शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6वें सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में 6ठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। और 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है कि किस अधिनियम द्वारा
महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? तो ये था शाही उपाधि अधिनियम 1876, जो कि 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा हुआ था। फिर है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? सबसे पहला तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई है, मतलब कि इसमें चुनाव में जो चुनाव होते हैं उसमें कुछ अप्रत्यक्ष रूप से प्रणाली शुरुआत की गई। दूसरा पॉइंट है, इसके द्वारा राजस्व और व्यय अथवा बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। क्या होता है कि विधान परिषद होती हैं, वहां पर बजट पहले, इस अधिनियम से पहले बजट पास किया जाता था, लेकिन उस पर कोई बहस नहीं होती थी। तो जो पार्षद थे, विधान परिषद के पार्षद जो थे, उनको दिक्कत होती थी, वो कुछ बोल नहीं पाते थे। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि अब वो किसी भी उपबंध पर बहस कर सकते हैं, प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अब है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो मार्ले जो थे इस समय पर भारत सचिव थे, और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वाइसराय थे। पहला पॉइंट है, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव अब मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई, और इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की, और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना गया। तो ये प्रश्न पूछा गया है कई एग्जामों में कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन जोड़ा गया। ठीक है, किस अधिनियम द्वारा? तो ये था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। यह प्रश्न ऐसा ही पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार को किस अन्य नाम से जाना जा सकता है। फिर दूसरा पॉइंट है, भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषदों में नियुक्ति की गई। तीसरा पॉइंट है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हित के विषयों पर प्रस्ताव पेश करने, पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। चौथा पॉइंट है, प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1909 के भारत परिषद अधिनियम में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, उन्हें विधि सदस्य बनाया गया। ठीक है, तो जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो एक लॉयर थे। छठवां पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। नोट क्या है? पहला, 1909 ईस्वी में लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय। दूसरा पॉइंट है, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम 1909 का भारत परिषद अधिनियम था। अब है 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो मॉन्टेग्यू थे वो कौन थे? भारत सचिव। और चेम्सफोर्ड जो थे वो थे हमारे गवर्नर जनरल या वाइसराय। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है? पहला पॉइंट है, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहली थी राज्य परिषद और दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा। आज के रूप में यदि देखें तो राज्य परिषद मतलब कि राज्यसभा और केंद्रीय विधानसभा मतलब कि लोकसभा। जो राज्य परिषद थी उसके सदस्यों की संख्या 60 थी, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे। ठीक है, और उनका कार्यकाल 5 वर्षों तक का था। ठीक है, तो 60 में से 34 निर्वाचित होते थे, तो बाकी बचे हुए 26 मनोनीत होते थे। और केंद्रीय विधानसभा की बात करें तो उसके सदस्यों की संख्या 144 थी, जिसमें से 104 निर्वाचित थे और 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का होता था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि केंद्रीय विधानसभा के जो सदस्य होते थे उनका कार्यकाल 3 वर्ष का था, और जो राज्य परिषद के सदस्य थे उनका कार्यकाल 5 वर्ष था।
दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था, बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार। तो जो बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार था वो निचले सदन को था। निचला सदन मतलब कि केंद्रीय विधानसभा। दूसरा पॉइंट है, प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में, ये बात ध्यान रखो कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है? लियोनस कार्टियस। तीसरा पॉइंट है, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला है आरक्षित तथा दूसरा है हस्तांतरित या आंतरिक अंतरित। अब इसमें दो प्रकार के विषय थे। तो सबसे पहला है आरक्षित विषय, जिसमें वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान, कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विवाद, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह और सार्वजनिक सेवाएं आदि इसमें शामिल थे। हस्तांतरित विषयों में क्या क्या था? सबसे पहला शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहारदान आदि। नोट क्या है? आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। इस द्वैध शासन प्रणाली को 1935 की ईस्वी के एक्ट द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो द्वैध शासन का मतलब ये हुआ कि जो आरक्षित विषय थे, मतलब कि जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे, उनका प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के सदस्यों द्वारा होता था। जबकि जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित मतलब कि इधर से उधर जो जा सकते थे, ठीक है, उसको क्या करते थे? जो विधान परिषद थे, विधान परिषद के जो मंत्री होते थे, ठीक है, वो और गवर्नर, ये दोनों मिलकर हस्तांतरित विषयों का प्रशासन संभालते थे। चौथा पॉइंट है, भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। पांचवा पॉइंट है, इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। अतः 1926 ईस्वी में ली आयोग 1923-24 में बना था। इसकी सिफारिश पर सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। छठवां है, इस अधिनियम के अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। ठीक है, तो वो वैधानिक आयोग कौन बना? साइमन आयोग। 10वां पॉइंट है, इस अधिनियम में केंद्रीय विधानसभा में वायसराय के अध्यादेश जारी करने की शक्तियों को निम्न रूप में बनाए रखा। पहला है, कुछ विषयों से संबंधित विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करने के लिए उसकी पूर्व अनुमति आवश्यक थी। दूसरा है, उसे भारतीय विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक को वीटो करने या सम्राट के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति थी। उसे यह शक्ति थी कि विधानमंडल द्वारा नामंजूर किए गए या पारित न किए गए किसी विधेयक या अनुदान को प्रमाणित कर दे। तो ऐसे प्रमाणित विधेयक विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक के समान हो जाते थे। वह आपात स्थिति में अध्यादेश बना सकता था, जिसका अस्थायी अवधि के लिए विधिक प्रभाव होता था। ठीक है, नोट क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट मिल गया हमें कि भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला? भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। 1935 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ये सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसको विस्तार में देखेंगे और हर बिंदु को अच्छे से पढ़ना है।
तो यह जो अधिनियम है साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित था। 1935 ईस्वी के अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। ठीक है, तो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसकी मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है अखिल भारतीय संघ। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देशी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था, मतलब कि उनके मन पर निर्भर था देशी रियासतों के कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। देशी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। तो इस प्रकार अखिल भारतीय संघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। फिर है प्रांतीय स्वायत्तता। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तीसरा पॉइंट है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ठीक है, इससे पहले हमने बात की थी 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन आया था। अब क्या हुआ, केंद्र में द्वैध शासन आ गया। किस अधिनियम में? 1935 के अधिनियम में। अब इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधानमंडलों के बीच विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। पहला पॉइंट है परिसंघ सूची के विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, सेना, वायुसेना, जनगणना जैसे विषय थे। ठीक है, तो 3 सूची थी। परिसंघ सूची, इसमें हमने देख लिया क्या क्या विषयों पर परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने की अनन्य शक्ति थी। दूसरा पॉइंट है प्रांतीय सूची के विषयों पर प्रांतीय विधानमंडलों की अनन्य अधिकारिता थी, यानी कि इस सूची में जो वर्णित विषय हैं उन पर प्रांतीय विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय सूची के कुछ विषय थे जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। तीसरा है समवर्ती सूची। इसके विषयों पर परिसंघ और प्रांतीय विधानमंडल दोनों विधान बनाने के लिए सक्षम थे। समवर्ती सूची के कुछ विषय थे जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह एवं विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लिखित उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे की शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की उद्घोषणा किए जाने पर परिसंघ विधानमंडल को प्रांतीय सूची के, परिसंघ विधानमंडल का अर्थ है यहाँ पर केंद्रीय विधानमंडल, ठीक है, केंद्रीय विधानसभा, उसको प्रांतीय सूची के विषयों में विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर भी परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। ठीक है, मतलब कि जो 2 प्रांतीय विधानसभाएं, प्रांतीय विधानमंडल है, वो अगर अनुरोध करें किससे? परिसंघ विधानमंडल, मतलब कि केंद्रीय विधानसभा से कि आप प्लीज प्रांतीय विधानमंडल के जो विषय है उस पर विधान बना दीजिए, क्योंकि हम सक्षम नहीं है तो आप बना दीजिए। तो समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ विधि प्रांत की विधि पर अभिभावी होती थी, मतलब कि जो केंद्रीय विधि है वो प्रांत की विधि पर अभिभावी होगी। ठीक है, इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय को दी गई। जो अन्य अवशिष्ट विषय हो गए उनकी शक्ति जो थी वो वायसराय को मिल गई। नोट क्या है, 1935 के अधिनियम के बारे में नेहरू एवं अंबेडकर ने क्या क्या कहा था? नेहरू जी ने क्या कहा था? सबसे पहले गुलामी का अधिकार पत्र है। कौन सा अधिनियम? 1935 का अधिनियम। दूसरा क्या कहा उनने? एक कार है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। अंबेडकर ने क्या कहा था? मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। चौथा पॉइंट है संघीय न्यायालय की व्यवस्था। इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। 5वां पॉइंट है ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार जो था ब्रिटिश संसद के पास था, और प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे।
फिर है छठवां, भारत परिषद का अंत। इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। ठीक है। और सातवां पॉइंट है सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। संघीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया और उसका विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक कर दिया गया। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें यह है कि इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर लिया गया और बरार को मध्य प्रांत, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लिया गया। किसको? बरार को सेंट्रल प्रोविंस में शामिल कर लिया गया। 10वां पॉइंट है, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 11वां पॉइंट है, इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत देने का अधिकार मिल गया। नोट क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था। ठीक है, बंबई जो था, बंबई बहुत बड़ा उस समय राज्य था, बंबई प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, उसमें पहले सिंध प्रांत होता था, लेकिन फिर इसमें क्या हुआ, सिंध प्रांत को अलग बना दिया गया। ठीक है, तो 1935 अधिनियम को हम एक बार और देख लेते हैं अच्छे से। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम जो है, उसमें सबसे पहला पॉइंट था अखिल भारतीय संघ, लेकिन इसका प्रावधान तो किया गया था, लेकिन ये बन नहीं पाया था। फिर है प्रांतीय स्वायत्तता इसमें दी गई थी। जो प्रांतों में द्वैत शासन था वो व्यवस्था समाप्त कर दी गई, लेकिन केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है, इसमें 3 प्रकार के विषय होते थे, परिसंघ सूची के विषय, प्रांतीय सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। उसके बाद संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। ठीक है, लेकिन उसके ऊपर भी एक कौन सी काउंसिल थी? प्रिवी काउंसिल थी। ठीक है, फिर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता की गई, मतलब कि अभी ब्रिटिश संसद के ऊपर कोई भी नहीं है, ना तो विधानमंडल ना तो संघीय व्यवस्थापिका। फिर भारत परिषद का अंत कर दिया गया। तो जो भारत परिषद है वो 1858 के भारत शासन अधिनियम में बनी थी। तो भारत परिषद कितने सदस्य थे? उसमें 15 सदस्य थे। तो भारत परिषद का अंत किसने कर दिया? 1935 के अधिनियम ने। ठीक है, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया, किस किस तक? दलित जातियों तक, महिलाओं तक, मजदूरों तक। ठीक है, इसके अलावा रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक शासन के अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया। और इसने मताधिकार को भी थोड़ा विस्तृत कर दिया। लगभग 10% जनसंख्या को मत अधिकार मिल गया था। ठीक है, अब अगला अधिनियम है 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ये अंतिम अधिनियम है जिसको ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहला तो ये पारित कब हुआ, ये प्रस्तावित कब हुआ? ये प्रस्तावित हुआ था 4 जुलाई 1947 को। फिर ये 14 दिनों बाद, मतलब कि 18 जुलाई 1947 को ये स्वीकृत हो गया और इसमें 20 धाराएं थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान कौन कौन से थे? सबसे पहला है 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बने। ठीक है, और उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। दूसरा पॉइंट है, भारत एवं पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। तीसरा पॉइंट है, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक कि संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। चौथा पॉइंट है, भारत मंत्री के पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1900 और पांचवा पॉइंट है, 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं होता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन होगा। छठवां पॉइंट है, देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत कर दिया गया। उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। ठीक है, तो ये पॉइंट एक बार और देख लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा
भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर, मतलब कि ये जो क्षेत्र है इनको छोड़कर भारत का शेष जो राज्य क्षेत्र था वो भारत डोमिनियन को मिल गया। सिलहट नोट क्या है, सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। ठीक है, तो जो सिलहट जिला था उसने पाकिस्तान के पक्ष में जनमत संग्रह में अपना मत दिया था।